गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए दो स्वतंत्र सूचनाओं का होना आवश्यक है। पिछले वीडियो में हमने ये भी आपको बताया था कि किसी संख्या रेखा पर किस तरीके से हम संख्याओं का स्थान निर्धारण करते हैं। मान लीजिए ये बिंदु O है, मध्य बिंदु है, जो मूल बिंदु है, और ये 1 2 3 4 5 ये हमारी धनात्मक संख्याएं दी गई हैं और ये हमारी ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं। तो धनात्मक संख्याएं हम मूल बिंदु की दाईं तरफ लेते हैं और ऋणात्मक संख्याएं हम मूल बिंदु से बाईं तरफ लेते हैं, जिसे x और x डैश से प्रदर्शित किया जाता है। और ये एक क्षैतिज रेखा कहलाती है, x डैश। इसी प्रकार से ये एक ऊर्ध्वाधर रेखा है जिसका ये मूल बिंदु O है और ऊपर y और नीचे y डैश लिखा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो y की तरफ की संख्याएं हम लेंगे वो हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं और y डैश की तरफ जो होती हैं वो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अब इस क्षैतिज रेखा और इस ऊर्ध्वाधर रेखा को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि ये दोनों रेखाएं मूल बिंदु पर एक दूसरे को काटें। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को मूल बिंदु पर काटें। तो अगर इसको हम इस रेखा में समायोजित करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, और ये इसका मूल बिंदु O हो जाएगा और इसके निर्देशांक हो जाते हैं हमारे 0,0। ठीक है, तो अब ये एक चतुर्थांश बन गया। जब हमने क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को दोनों रेखाओं को एक में समायोजित किया तो हमारा एक चतुर्थांश बन गया, जिसमें ये प्रथम चतुर्थांश कहलाता है, ये द्वितीय चतुर्थांश कहलाता है, ये तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो हमारे होते हैं भुज कामा कोटि। निर्देशांक बराबर होता है भुज कामा कोटि। भुज हमारी क्या होती है? भुज हमारी होती है x अक्ष पे तय की गई दूरी। जो ये हमारा x और x डैश है ये x अक्ष कहलाता है, और y डैश जो ये है ये हमारा y अक्ष कहलाता है। तो जो भुज होती है वो हमारी x अक्ष पे तय की गई दूरी होती है, ये हमारा पूरा x अक्ष है। वो धनात्मक दिशा भी हो सकती है और ऋणात्मक दिशा भी हो सकती है। तो जो भुज होता है वो हमारा x अक्ष पे तय की गई दूरी होती है, और जो y होता है y अक्ष पे तय की गई दूरी होती है वो हमारी कोटि कहलाती है। इसमें भी ये आपकी मूल बिंदु से नीचे की ओर जो है वो ऋणात्मक है और जो ऊपर की ओर है वो धनात्मक है। तो जो ये पूरा है ये y डैश ये हमारा y अक्ष कहलाता है। तो y अक्ष पे जो तय की गई दूरी होती है वो कोटि कहलाती है। तो एक बार फिर समझ लीजिए कि जो भुज होता है वो हमारा x अक्ष पे तय की गई दूरी होती है, और जो कोटि होती है वो y अक्ष पे तय की गई दूरी होती है। और निर्देशांक बराबर भुज कामा कोटि होता है, कभी भी कोटि कामा भुज नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से अगर आपसे कहा जाए कि 3,4 एक बिंदु दे दिया जाए
और कहा जाए इसमें भुज बताइए और कोटि बताइए, तो आप तुरंत ही लिख देंगे कि जो भुज है वो यहाँ पे 3 है और कोटि क्या है 4 है। अब 3 इसी प्रकार से अगर आपसे कहा जाए -5 और 6 में भुज कामा कोटि बताइए, तो जो -5 है वो भुज है, 6 जो है वो कोटि है। अब इन बिंदुओं को हम इस चतुर्थांश में कैसे दर्शाएंगे, आइए इसके बारे में देखते हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि 4,5 किस चतुर्थांश में होगा, तो अब इसकी जानकारी ज्ञात करने के लिए आपका ये जानना आवश्यक है कि जो हमारे चतुर्थांश हैं उसमें साइन कैसे प्रयोग होते हैं। तो ये अगर हमें पहले चतुर्थांश में जाना है तो सबसे पहले अगर हमें कोई भी दूरी तय करनी है x अक्ष की तरफ, तो वो क्या होगी, धनात्मक होगी, क्योंकि हम मूल बिंदु से x की तरफ बढ़ेंगे। तो इस चतुर्थांश में इधर जाएंगे सबसे पहले, क्योंकि भुज सबसे पहले भुज आता है निर्देशांक में, फिर कोटि आती है। तो भुज की तरफ जाने के लिए सबसे पहले हम x की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला बिंदु होगा वो धनात्मक होगा, यानी पहला x अक्ष की तरफ जाएंगे तो प्लस, फिर पहले इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, तभी तो इस चतुर्थांश में आएंगे। तो y भी हमारा कैसा है, धनात्मक है। तो यानी जो प्रथम चतुर्थांश के चिन्ह होते हैं वो दोनों धनात्मक होते हैं। अगर दोनों धनात्मक बिंदु दिए गए हैं तो वो हमारा प्रथम चतुर्थांश में होगा। तो बिंदु जो 4,5 है वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। जो बिंदु दिया हो वो धनात्मक होना चाहिए, दोनों 4 भी और 5 भी, ये दोनों धनात्मक हैं, तो ये हमारा प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। अब द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं, तो सबसे पहले हम भुज की दूरी तय करते हैं। तो भुज हमारी इधर आएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी, क्योंकि इधर ऋणात्मक संख्याएं दी गई हैं। तो पहला साइन माइनस का, अब कोटि धनात्मक होगी, ठीक है, कोटि हमारी धनात्मक होगी, तो यानी माइनस कामा प्लस जो होगा वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अब इसी प्रकार से तीसरे बिंदु पे आ जाइए, तीसरे चतुर्थांश में आ जाइए। तो सबसे पहले हम x डैश की तरफ दूरी तय करेंगे, तो वो आपका हो जाएगा माइनस, और नीचे की तरफ आएंगे तो वो भी माइनस, तो माइनस माइनस ये दोनों हो जाएंगे। तो ये आपका तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। अब इसके बाद आपका आता है चतुर्थ चतुर्थांश। तो चतुर्थ चतुर्थांश में सबसे पहले हम इधर जाएंगे भुज की तरफ, तो प्लस, फिर कोटि y तो माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश में जो साइन होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस कामा प्लस, और द्वितीय चतुर्थांश में जो पहला माइनस होता है और दूसरा प्लस होता है। तृतीय चतुर्थांश में जो साइन होते हैं वो दोनों ऋणात्मक होते हैं, दोनों माइनस के होते हैं। और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है। अब अगर आपको कुछ बिंदु दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, तो पहला अगर आपने 4,7 ले लिया, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ही बिंदु धनात्मक हैं, यानी ये प्रथम चतुर्थांश में हमारे बिंदु स्थित हैं। अगर आपसे कहा जाए कि -7,5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो -7 हमारा कामा 5 ये बिंदु हमारा द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, क्योंकि 7 पहला जो इसमें 7 है वो माइनस का है और दूसरा प्लस का है। तो इसीलिए जो पहला बिंदु जो माइनस और प्लस वो हमारा द्वितीय चतुर्थांश में है, और इससे तुलना करेंगे तो इसमें भी 7 माइनस का है और 5 प्लस का है। अब अगर इसी प्रकार हम देखते हैं कि -7 कामा -6 हमारा किस चतुर्थांश में है, तो ये तृतीय चतुर्थांश का उदाहरण है। इसमें देखिए तुलना करेंगे, दोनों साइन माइनस के दिए हैं और यहाँ पर भी दोनों साइन माइनस के हैं, तो हम तुरंत बिना इस पे दर्शाए इसको लिख सकते हैं कि ये बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। अगर 7 कामा -5 है तो हम यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे, तो ये हम तुरंत देखेंगे कि ये हमारा पहला पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव है, तो ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा।
अब इसके बाद आता है एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर बिंदु कब स्थित होते हैं। तो अगर आपसे कि भुज 0 दे दी जाए, भुज 0 और कोटि कोई नंबर दे दिया जाए, ठीक है, अगर भुज आपकी 0 दे दी जाए और कोटि कोई नंबर दे दिया जाए तो आप देखेंगे 0,3 है, तो जो एक्स अक्ष पे तय की गई दूरी है वो शून्य है, ना तो आप धनात्मक की तरफ जा सकते हैं ना ऋणात्मक की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो 3 है वो धनात्मक है। तो 1, 2, 3 यानी जो बिंदु ये 0,3 होगा ये आपका कहाँ पर स्थित होगा, ये वाई अक्ष पर स्थित होगा और वाई अक्ष की धन दिशा में स्थित होगा। अगर इसको और अच्छे से हम बताएंगे तो लिखेंगे, एक तो आप लिख सकते हैं कि 0,3 हमारा वाई अक्ष पर स्थित है, और अगर इसके आगे भी आप बताना चाहते हैं और अच्छा बताना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं कि 0,3 वाई अक्ष की धन दिशा में स्थित है। अगर इसी तो आपने यहाँ पे देखा कि अगर हमारी भुज शून्य होती है तो जो बिंदु होते हैं वो वाई अक्ष पर स्थित होते हैं, यानी x की वैल्यू जब 0 होती है तो जो बिंदु होता है वो हमारा वाई अक्ष पर स्थित होता है। इसी प्रकार से अगर हमारी कोटि शून्य होती है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो ये बिंदु है हमारा, इधर तो हम 7 खाने आ गए इधर, लेकिन जो कोटि है वो शून्य है, तो ना तो हम ऊपर जाएंगे ना नीचे जाएंगे, तो जो ये बिंदु हो जाएगा ये हमारा 7,0 हो जाएगा। यानी जब कोटि शून्य होती है तो जो बिंदु होते हैं वो एक्स अक्ष पर स्थित होते हैं। अगर और अच्छे से देखेंगे तो ये एक्स अक्ष की धन दिशा में स्थित हैं। अगर इसी एग्जाम्पल में यहाँ माइनस लगा दिया जाए और यहाँ भी माइनस लगा दिया जाए तो जो ये बिंदु होंगे 0,-3 ये आपके ऋणात्मक वाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में चलेंगे। तो आप x की वैल्यू 0 है यानी ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, लेकिन y की वैल्यू -3 है, तो जो ये बिंदु आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो बिंदु आएंगे वो 0,-3 होंगे। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो 0,-3 है वो y अक्ष पर ऋण दिशा में स्थित है। इसी प्रकार से -7,0 को हम कह सकते हैं कि जो -7,0 है वो x अक्ष की ऋण दिशा में स्थित है। तो इसी प्रकार से अगर आपको -7,0 आपसे कहा जाए कि दर्शाइए ग्राफ पे कहाँ पर स्थित होगा, तो अगर दर्शाइए कहता है तो आप पूरा ग्राफ बनाकर इस तरीके से इसको दर्शाएंगे कि जो -7,0 है वो यहाँ पे -7 यानी भुज जो है वो -7 है, तो आप x अक्ष पे सबसे पहले तय की गई दूरी क्या होगी, भुज होगी वो x अक्ष पे होगी। तो जो -7 है वो यहाँ पर आ जाएगा -7,0। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा बिंदु -7,0 है वो x अक्ष पर ऋण दिशा में स्थित है, और इस तरीके से उसको P मान के हम दर्शा देंगे। अगर आपसे कहा जाता है कि कहाँ पर स्थित होगा, तो आपसे दर्शाने को नहीं कह रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि पहली जो भुज है वो ऋणात्मक है, यानी वो x अक्ष की ऋण दिशा में स्थित होगी। y शून्य है तो वो x अक्ष पर ही स्थित होगी। तो -7,0 हमारा x अक्ष पर ऋण दिशा में स्थित है। ठीक है, अब अगर ग्राफ पे आपको कहा जाता है कि बिंदु को दर्शाइए, तो एक ग्राफ बना लीजिए आप इस तरीके से। x हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, y डैश। इस तरीके से इसमें खाने बना लीजिए। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें खाने बने हुए होते हैं, एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने बने होते हैं, तो अपनी आवश्यकता अनुसार हम उनको ले लेते हैं।
1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब अगर आपसे कहा जाता है कि -4, 5 -2, -7 5, 8 और -3, -5 बिंदुओं को दर्शाइए ग्राफ पे। तो कैसे दर्शाएंगे? पहला है 3, -5, एक्स अक्ष पे तय की गई दूरी 3 हो गई और -5 यानी ऋण दिशा में, तो भुज क्या है 3, कोट क्या है -5, तो एक्स अक्ष पे तय की गई दूरी 3 और -5, तो इसी के सामने यहाँ पे आ जाएंगे। तो जो ये ए बिंदु हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3, -5। ठीक है। अब -4, -5, तो -4 ये -4, -5 -4 ये हो गया और 5 ये हो गया, तो ये बिंदु आपका हो जाएगा -4, 5, इसको बी ले लीजिए। अब सी आपका क्या हो जाएगा -2, -7, तो -2 ये हो गया और -7 इधर आ गए, तो ये सी बिंदु आपका हो जाएगा -2, -7, 5, 8, इसी प्रकार से 5 जो भुज है वो 5 है, धनात्मक है, इधर आएंगे और 8 यानी ऊपर जाएंगे इधर, तो ये लगभग यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, 8, ये डी बिंदु हो जाएगा 5, 8। ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।